स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों से। इजराइल ने गाजा में हमास आतंकवादियों के खिलाफ अपने अभियान को दिया और विस्तार। सप्ताहांत में 400 से अधिक लक्ष्यों को बनाया निशाना। कई आतंकियों को मार गिराने और ठिकानों को नष्ट करने का किया दावा। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए नए रोड मैप की घोषणा की। योजना का उद्देश्य रक्षा संबंधों में सुधार और प्रशांत महासागर क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के विषय पर करना है काम। वेनेजुएला ने सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को किया खारिज। जनमत संग्रह में गुयाना के अधीन क्षेत्र एसेक्विबो को अपने देश में शामिल करने पर लगी मुहर। दुनिया के कई देशों ने जताई चिंता। इंडोनेशिया में अचानक फटा ज्वालामुखी, 11 पर्वतारोहियों की मौत, कई अब भी लापता। हर तरफ राख ही राख। राहत और बचाव कार्य जारी। हांगकांग की लोकतंत्र समर्थक एग्नेस चाऊ जमानत नियमों को तोड़ पहुंची कनाडा। असंतुष्टों के खिलाफ चीन की कार्रवाई के चलते हांगकांग से किया पलायन। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। कुछ दिनों तक चले युद्ध विराम के बाद इजराइल ने एक बार फिर हमास पर हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायली सेना ने हमास की 7वीं बटालियन के कमांडर को मारने का भी दावा किया है। वहीं इजरायली सेना ने गाजा में नागरिकों को भी सुरक्षित इलाकों में जाने को कहा है। इजरायली सेना का कहना है कि अब वो हमास आतंकियों का पीछा कर उनको खत्म करने की नई रणनीति पर काम कर रही है। इजरायली सेना गाजा में हमास आतंकियों के खिलाफ लगातार हमला कर रही है। सेना ने हवाई में हमास के 7वीं बटालियन के कमांडर को मार गिराने का दावा किया है। इजराइल का कहना है कि मारा गया आतंकी हैथम खुआजारी 7 अक्टूबर हमले में शामिल था। आईडीएफ ने हमास के शांति बटालियन हैथम खुआजारी को मार गिराया है। खुआजारी पिछले महीने सती क्षेत्र में लड़ाई का नेतृत्व किया था। उसकी कमान के तहत अक्टूबर में क्रूर नरसंहार में इजरायली क्षेत्र में हमला किया गया था। इजरायली सेना ने कहा आतंकवादी समूह हमास के साथ सैन्य संघर्ष एक नए चरण में प्रवेश कर गया है। सेना ने कहा है कि नागरिकों को कम से कम नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हुए पूरे गाजा पट्टी में आतंकी समूह का पीछा किया जाएगा। सेना ने कहा है कि हमास ने मध्यस्थ संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करके युद्ध को चुना है और इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। हमास के लोग जहां भी छिपे हैं, हम उनका पीछा करते रहे हैं। उत्तर में और दक्षिण में हर रॉकेट लॉन्चर, हथियार डिपो, कमांड एंड कंट्रोल, वरिष्ठ कमांडर, भूमिगत बुनियादी ढांचे और किसी भी ठिकाने जहां हमारे बंधकों को रखा जा सकता है। हमारा युद्ध हमास के खिलाफ है, गाजा के लोगों के खिलाफ नहीं। इजरायली सेना ने गाजा में खान यूनिस से दक्षिण की ओर जाने का आग्रह किया है। हालांकि नागरिकों को प्रमुख उत्तर दक्षिण सलाह अल-दीन सड़क को इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी गई है। सेना का कहना है कि यह इलाका अब युद्ध का मैदान है और बेहद खतरनाक है। अरबी भाषा में जारी निर्देश में कहा गया है कि नागरिकों को तटीय सड़क का उपयोग करके खान यूनिस के उत्तर के क्षेत्रों से दक्षिण की ओर जाने की अनुमति है। दक्षिण गाजा के लगभग 20 क्षेत्रों को खाली करने का सोशल मीडिया एक्स पर आदेश जारी किया गया। इसके लिए मानचित्र पर 3 तीर से दक्षिण की दिशा की ओर इशारा किया गया, जहां ये लोग जा सकते हैं। इसके अलावा पर्चे भी गिराए गए हैं। कुछ मानचित्रों में QR कोड भी हैं। इजरायली सेना ने सप्ताहांत में 400 से अधिक लक्ष्यों को निशाना बनाया, जिसमें खान यूनिस क्षेत्र और उत्तरी बेत लाहिया क्षेत्र में हमास के गढ़ में बड़ी संख्या में हवाई हमले शामिल हैं। आतंकवादी मारे गए हैं और उनके बुनियादी ढांचों को नष्ट कर दिया गया है। हमास के कब्जे से छुड़ाए गए थाईलैंड के 6 और बंधक सोमवार को स्वदेश पहुंचे। अब 23 थाई मजदूर घर लौट आए हैं। 9 थाई नागरिक अब भी हमास के कब्जे में हैं। वतन लौटने पर थाई नागरिकों ने खुशी जताई।
सभी एजेंसियों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद और मैं समाचार का अनुसरण करने और सहायता प्रदान करने के लिए मीडिया का आभारी हूँ। साथ ही मेरी अच्छी देखभाल करने के लिए इजराइल को भी धन्यवाद। 7 अक्टूबर को आतंकवादी समूह हमास द्वारा इजराइल में आतंकवादी हमलों में लगभग 1200 लोग मारे गए थे, जबकि लगभग 240 लोगों को गाजा में बंधक बना लिया गया। इजराइल का कहना है कि 136 बंधक अब भी हमास के कब्जे में हैं। और यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे, गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी आप भी मेरे तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkarein-shuru.com पर। तो करें शुरू। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत के दौरे पर आए कीनिया के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुलाकात की तस्वीर साझा की। राष्ट्रपति रूटो भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। अपने दौरे के दौरान केनिया के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। अगली खबर की ओर चलते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के जलवायु परिवर्तन वार्ता के अध्यक्ष सुल्तान अल जाबेर ने एक बयान में कहा था कि तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए जीवाश्म ईंधन को समाप्त करने की आवश्यकता विज्ञान की कसौटी पर पूरी नहीं उतरती है। उनके इस बयान पर काफी विवाद हो गया है और अब उनको इस पर सफाई देनी पड़ रही है। वहीं जलवायु परिवर्तन पर संरक्षण की वकालत करने वाले कई लोगों में दुबई COP28 सम्मेलन को लेकर नाराजगी दिख रही है। ये रिपोर्ट देखिए। संयुक्त अरब अमीरात के जलवायु परिवर्तन वार्ता के अध्यक्ष सुल्तान अल जाबेर का विवाद पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। अब उनके विज्ञान वाले बयान पर कोहराम मचा हुआ है। हालांकि उन्होंने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि उनका विज्ञान में अटूट विश्वास है और इसका सम्मान करते हैं। उन्होंने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि वो खुद एक इंजीनियर हैं और विज्ञान उनके करियर की प्रगति के केंद्र में रहा है। दरअसल उन पर आरोप है कि उन्होंने एक बयान में कहा था कि तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए जीवाश्म ईंधन को समाप्त करने की आवश्यकता विज्ञान की कसौटी पर पूरा नहीं उतरता है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में सभी देश औसतन वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखने के लिए वार्मिंग गैसों के उत्सर्जन में कटौती करने पर सहमत हुए थे। 21 नवंबर के एक ऑनलाइन कार्यक्रम में जाबेर इस बात से इनकार करते दिखे। मैं ईमानदारी से कहता हूं, कुछ भ्रम है और गलत बयानी है। मैं COP28 प्रेसिडेंसी के काम को कमजोर करने की लगातार और बार बार की जा रही कोशिशों से काफी हैरान हूं। अल जाबेर के बगल में बैठे इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑनलाइन क्लाइमेट चेंज के अध्यक्ष जिम स्क्रिया ने उनके पक्ष की वकालत करते हुए कहा कि वो भरोसा दे सकते हैं कि विज्ञान को लेकर वे जागरूक हैं। इस बीच यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल ने जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से बंद करने पर आम सहमति बनाने की मांग की है। यूरोपीय देश 2030 की तय सीमा पर जोर देकर CPO26 समझौते को सख्त करना चाह रहे हैं। हम लोग इस मुद्दे को लेकर बहुत मुखर हैं। आम सहमति की हम तलाश कर रहे हैं। उसे बनाने के लिए पार्टियों को गठबंधन बनाने की आवश्यकता होती है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन वार्ता में ये मुद्दा छाया हुआ है कि तेल, कोयला और गैस के इस्तेमाल को कब और कैसे कम किया जाए। जिन देशों की अर्थव्यवस्था जीवाश्म ईंधन पर बहुत अधिक निर्भर है, वे तेल, कोयला और गैस के उपयोग को पूरी तरह से समाप्त करने पर सहमति देने के लिए अनिच्छुक हैं। कुछ का सुझाव है कि ऐसी तकनीक का उपयोग किया जाए जो वार्मिंग गैस कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लें।
इसका मतलब है कि अभी भी महत्वपूर्ण दर पर जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता रहे, लेकिन जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में अग्रिम पंक्ति में रहने वाले देश जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह हटाने के लिए अधिक मजबूत प्रतिबद्धता चाहते हैं। इस बीच अमेरिकी जलवायु प्रतिनिधि जॉन केरी ने दुनिया में कहीं भी अतिरिक्त कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की अनुमति नहीं देने के महत्व पर जोर दिया है। दुनिया में सबसे गंदा ईंधन कोयला है और हमें उस कोयले का उपयोग करके खुद को मारना बंद कर देना चाहिए और इससे स्वास्थ्य में मदद मिलेगी और कार्बन संकट के प्रवाह में बदलाव आएगा। जलवायु परिवर्तन पर नजर रखने वाले कई कार्यकर्ता दुबई में COP28 के सम्मेलन से नाराज हैं। उनका मानना है कि संयुक्त अरब अमीरात दुनिया में तेल के 10 सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है और वो जलवायु परिवर्तन की वकालत कैसे कर सकता है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने UAE में जलवायु शिखर सम्मेलन के आयोजन को UAE के हितों का टकराव बताया है। दरअसल सुल्तान अल जाबेर UAE की सरकारी तेल कंपनी के प्रमुख हैं। कहा जा रहा है कि सुल्तान अल जाबेर COP28 शिखर सम्मेलन के दौरान किसी भी ऐसे मुद्दे पर सहमति बनने की आड़ में आएंगे जो जीवाश्म ईंधन की कटौती या उस पर निर्भरता को खत्म करने की वकालत करता है। पहले भी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर तेल व्यापार में शामिल लोगों के शामिल होने पर विवाद होता रहा है। हालांकि कई जानकारों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन की नीति बनाने के लिए तेल व्यापारियों को भी साथ लेकर चलना होगा, तभी एक स्पष्ट नीति बन सकेगी। एक छोटा सा ब्रेक। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। जलवायु परिवर्तन अलग अलग तरीकों से जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। ऐसी ही एक कहानी हम आपको दिखाते हैं कंबोडिया के मछुआरे सीएम हुआट की, जिनके जीवन को जलवायु परिवर्तन ने अव्यवस्थित कर दिया है। ऐसे ही हालात दक्षिण पूर्व एशिया में अनेकों परिवारों के हैं। इसको देखते हुए COP28 सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए उठाए जा सकने वाले कदमों को लेकर कई लोग इस सम्मेलन से काफी आशा कर रहे हैं। कंबोडिया के मछुआरे सीएम हुआट को पिछले 30 साल से रात के अंधेरे के छटने का बेसब्री से इंतजार रहता है। भोर होने से पहले ही मैंग्रोव के जंगलों का रुख करते हैं, जहां रात भर बिछाए गए जाल में फंसने वाली मछलियां उनके भाव भंगिमा को तय करती हैं। अगर जाल में मछलियों की संख्या अधिक है तो चेहरे पर मुस्कान खुद ब खुद बिखर जाती है। लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील टोनले सैप पिछले कई सालों से उन्हें निराश ही कर रही है और ये निराशा लगातार बढ़ती जा रही है। इसके कई कारण हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण कम जलस्तर, जल प्रदूषण, अप्रत्याशित मौसम पैटर्न जैसे बड़े कारण हैं, जिससे उनके जाल में फंसने वाली मछलियां वक्त के साथ कम होती जा रही हैं। इसका सीधा असर उनकी आय पर पड़ रहा है। जब मैं ज्यादा मछलियाँ पकड़ता हूँ तो मुझे खुशी होती है। दुर्भाग्य से ऐसे दुर्लभ होते हैं। ऐसे कई दिनों में जब मैं पर्याप्त समझ नहीं पाता, जिससे मेरा उत्साह कम हो जाता है। हुआट अकेले नहीं है जिनका पूरा जीवन मछली पकड़ने पर निर्भर करता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण दक्षिण पूर्व एशिया के हजारों परिवार बुरी तरह इसका दंश झेल रहे हैं। यूनेस्को के अनुसार टोनले सैप के आसपास 1.3 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं। जलवायु परिवर्तन, बांध निर्माण, सूखे का प्रकोप, अत्यधिक मछली पकड़ने के कारण लोगों के सामने अब क्षेत्र से पलायन करने का खतरा मंडराने लगा है। कंबोडिया में मछली और चावल आहार का मुख्य अंश है। पर्यावरणविदों का मानना है कि दुबई में चल रहे COP28 में
हुआड़ जैसे लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बड़े कदम उठाए जाएंगे। हमें उम्मीद है कि COP28 महत्वपूर्ण भाग पर ध्यान देगा। ऐसे कदम उठाए जाएंगे जो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित लोगों को मदद करने में कारगर साबित होंगे। COP28 में कड़े कदम उठाए जाने को लेकर दुनिया भर में पर्यावरण कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। टोक्यो में पिकाचू वेशभूषा धारण कर कार्यकर्ताओं ने जीवाश्म ईंधन के वित्त पोषण को समाप्त करने का आह्वान किया। इन प्रदर्शनकारियों ने COP28 शिखर सम्मेलन के दौरान चरणबद्ध तरीके से जीवाश्म ईंधन को पूरी तरह हटाने की प्रतिबद्धता प्रकट करने की मांग की। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें सभी जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की आवश्यकता है। हालांकि जापान चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने जैसी मजबूत प्रतिबद्धता का समर्थन नहीं कर रहा है। इसके उलट 3 गुना परमाणु प्रतिबद्धता का समर्थन कर रहा है, जो और भी खतरनाक है। दुबई में 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक वार्षिक संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हो रहा है। दुनिया 2023 में सबसे गर्म वर्ष का एक और रिकॉर्ड तोड़ने की ओर अग्रसर है और नई रिपोर्ट पुष्टि करती हैं कि देशों की वर्तमान जलवायु प्रतिज्ञाएं ग्लोबल वार्मिंग के सबसे बड़े प्रभाव को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने अपने द्विपक्षीय संबंधों में सुधार करने के लिए एक नए रोड मैप की घोषणा की है। 2019 के बाद फ्रांसीसी विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग और उनकी फ्रांसीसी समकक्ष कैथरीन कोलोना ने कैनबरा में नई योजना का उद्घाटन किया। इस योजना का उद्देश्य है रक्षा संबंधों में सुधार और प्रशांत महासागर क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के विषय पर काम करना। आपको बता दें कि 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांसीसी सैन्य शिपयार्ड नेवल ग्रुप के साथ हुए अरबों डॉलर के पनडुब्बी सौदे को रद्द कर दिया था। इस सौदे को रद्द करने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका और ब्रिटेन के साथ सौदा कर लिया था। ऑस्ट्रेलिया के इस कदम से दोनों देशों के बीच राजनयिक संकट पैदा हो गया था। एक और छोटा सा ब्रेक। मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया तू। पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार। अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो जाइए mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हांगकांग की जाने माने लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं में से एक एग्नेस चाउ आगे की पढ़ाई के लिए कनाडा चली गई हैं। चाउ ने ऐलान किया है कि वो अपनी जमानत शर्तों को पूरा करने के लिए शहर नहीं लौटेंगी। असंतुष्टों के खिलाफ चीन की कार्रवाई के चलते हांगकांग से पलायन करने वाली वो हालिया नेता हैं। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन में कभी प्रसिद्ध युवा चेहरा रही एग्नेस चाउ को 2020 में चीन द्वारा लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। 2019 के सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद ये कार्रवाई की गई। उन्हें जमानत पर रिहा किया गया, लेकिन प्रदर्शन में भूमिका के कारण उन्हें एक अलग मामले में 6 महीने से अधिक समय तक जेल में रहना पड़ा। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया से बढ़ते संकट के मद्देनजर ठोस ईंधन रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया गया है और लॉन्च के 1 घंटे बाद विदेशी ग्राउंड कंट्रोल सेंटर के साथ संचार स्थापित किया गया। 2022 मार्च और दिसंबर में 2 सफल परीक्षणों के बाद ये तीसरा सफल परीक्षण रहा। दक्षिण कोरिया ने पहली बार इस उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए अपने देश में बने घरेलू नूरी लॉन्च व्हीकल का उपयोग किया। प्योंगयांग के जासूसी उपग्रह के लॉन्च के बाद ये प्रक्षेपण साउथ कोरिया के लिए एक मील का पत्थर है। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच इस समय स्पेस रेस जारी है। उत्तर कोरिया ने कुछ ही दिनों पहले एक सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया था। पश्चिमी इंडोनेशिया के सुमात्रा में एक ज्वालामुखी विस्फोट के कारण मारे गए 11 पर्वतारोहियों के शव बचाव दल ने खोज लिए हैं। सोमवार को 3 लोग बचाए गए, जबकि 12 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं।
ज्वालामुखी विस्फोट के समय उस इलाके में 75 पर्वतारोही मौजूद थे। घायलों में कुछ लोगों ने मामूली रूप से जल जाने की शिकायत की है। अभी तक उस इलाके में 49 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। रविवार को सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मरापी से निकली राख हवा में 3 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच गई थी। माउंट मरापी इंडोनेशिया के 127 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। प्रशासन ने खतरे की चेतावनी जारी करते हुए लोगों को ज्वालामुखी के क्रेटर के 3 किलोमीटर के दायरे में नहीं जाने के लिए कहा है। वीडियो फुटेज में यह दिख रहा था कि ज्वालामुखी से निकली राख के बादलों ने एक बड़े इलाके को ढक लिया है। इसके दायरे में आने वाली गाड़ियां, सड़कें ज्वालामुखी से निकली राख से ढक गई थी। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको साल में दूसरी बार बीजिंग के दौरे पर हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने सीमा पर परिवहन, सुधार, आर्थिक और व्यापार संबंधी मुद्दों पर वार्ता की। ये दौरा उस समय हुआ जब रूस यूक्रेन में बेलारूस की भागीदारी को लेकर पश्चिमी देश आलोचना कर रहे हैं। साथ ही संघर्ष में चीन की भूमिका के बारे में पश्चिमी देशों के बीच संदेह की स्थिति बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कांग्रेट्स यार। राज, तू क्या करेगी? आई हैव क्लियर्ड माय एग्जाम्स। मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगी। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, स्कोप क्या है इसमें? एमएफडी में स्कोप अनलिमिटेड है। शुरुआत के सालों में मैं जितनी मेहनत करूंगी, जितने कस्टमर्स बनाऊंगी, उतना ही फ्यूचर में मेरा भला होगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे, mfdkarenshuru.com पर। तो करें शुरू। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब आपको दिखाते हैं अमेरिकाना। गुयाना के शासन के अधीन एसेक्यूबो पर वेनेजुएला लगातार अपना अधिकार बताता रहा है, और अब वेनेजुएला ने जनमत संग्रह कराकर इस इलाके पर नए सिरे से अपना दावा ठोक दिया है। वेनेजुएला ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को भी खारिज कर दिया। वेनेजुएला के इस कदम के बाद इस इलाके में तनाव बढ़ रहा है, तो वहीं आलोचक इस जनमत संग्रह को 2024 में वेनेजुएला में चुनाव से पहले राष्ट्रवादी तत्वों को उभारने की कोशिश बता रहे हैं। वेनेजुएला ने पड़ोसी देश गुयाना के तेल समृद्ध विवादित क्षेत्र पर अपनी संप्रभुता का दावा ठोकने के लिए कराए गए जनमत संग्रह को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार ने जनमत संग्रह के जरिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को खारिज करते हुए नए राज्य के गठन को हरी झंडी दे दी। जनमत संग्रह में मतदाताओं से पूछा गया कि क्या वो एसेक्यूबो को वेनेजुएला के एक राज्य के तौर पर समर्थन करते हैं। इसके अलावा एसेक्यूबो में अपने देश नागरिकता देने और दक्षिण अमेरिकी देशों के बीच असहमति को निपटाने में संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत के अधिकार क्षेत्र को अस्वीकार करना शामिल था। सरकार का दावा है कि जनमत संग्रह के सभी प्रस्ताव 95% से अधिक वोटों से पारित हुए। सरकार 20 लाख योग्य मतदाताओं में 10 लाख अधिक वोटरों के जनमत संग्रह में हिस्सा लेने का दावा कर रही है। वेनेजुएला के लोगों ने 10 लाख से अधिक वोटों के साथ हाँ के पक्ष में वोट किया है। पहला प्रश्न था कि 1899 के पेरिस आर्बिट्रियल अवार्ड को अस्वीकार करना, जिससे गुयाना एस्बिकिया हमसे छीना गया। 97.83% लोगों ने हाँ में उत्तर दिया। फिलहाल एसेक्यूबो पर गुयाना का शासन है। यह क्षेत्र देश का 2/3 से अधिक हिस्सा है। एसेक्यूबो नदी के तट के आसपास घने जंगल हैं, जहां देश की आबादी का लगभग 6वां हिस्सा रहता है। दरअसल 1899 एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ न्यायाधिकरण इस क्षेत्र को ब्रिटेन को सौंप दिया गया था। उस समय गुयाना ब्रिटेन का उपनिवेश था। हालांकि वेनेजुएला लगातार अदालत के फैसले को अनुचित बताता रहा। 1966 में गुयाना ब्रिटेन के शासन से आजाद हो गया, लेकिन एसेक्यूबो पर उसका कब्जा बरकरार रहा। ब्रिटेन और वेनेजुएला इस बात पर सहमत हैं कि विवाद को हल करने के लिए वेनेजुएला और गुयाना के प्रतिनिधियों का एक आयोग गठित किया जाएगा, लेकिन 6 दशक बाद भी कोई समाधान नहीं निकला है। मामले ने जब तूल पकड़ा तब 2015 में अमेरिकी कंपनी के इस इलाके में तेल की खोज की। 2018 में गुयाना इस विवाद को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले गया। हालांकि वेनेजुएला ने कभी इस मामले में आईसीजे के अधिकार क्षेत्र के होने की बात कबूली नहीं,
लेकिन सुनवाई के सभी सत्रों में मौजूद रहा। अब इस जनमत संग्रह में मिली जीत पर सरकार का मानना है कि उन्होंने पड़ोसी देश समेत अमेरिकी कंपनी एक्सॉन मोबिल को हरा दिया है। जनमत संग्रह राष्ट्रीय एकता के लिए ऐतिहासिक है। देश के भीतर कोई हारने और जीतने वाला नहीं होता है। गुयाना की सरकार, अमेरिकी तेल कंपनी और उत्तरी अमेरिकी साम्राज्य की हार हुई है। वेनेजुएला के पास दुनिया में सबसे बड़े तेल भंडार हैं, लेकिन अमेरिका ने 2019 से इस देश पर तेल निर्यात करने पर प्रतिबंध लगा रखा है। 2013 से राष्ट्रपति निकोलस मादुरो सत्ता पर कायम है। विदेशी ताकतों का दबाव है कि 2024 में देश में निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं। आलोचक इस जनमत संग्रह को चुनाव से पहले राष्ट्रवादी तत्व को उभारने की कोशिश बता रहे हैं। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि जनमत संग्रह के नतीजों के बाद वेनेजुएला की आगे की क्या योजना है। बलपूर्वक क्षेत्र पर कब्जा करने का कोई भी प्रयास कड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को जन्म देगा। हाल ही में वेनेजुएला पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दी गई है। इस कड़ी में भारत ने भी वेनेजुएला से तेल आयात शुरू कर दिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।